अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये वाला जो टेस्ट था हमारा, ये क्या उसका नाम है, 54 मार्क्स का था और इसमें 45 मार्क्स आपको एलोकेट किए हुए थे। अच्छा, ये बात असल में ये है, इसके चलें आप कहते हैं सर इसमें टाइम ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं ना टाइम जानबूझ के आपको थोड़ा चैलेंजिंग देता हूँ। प्रैक्टिस आपकी मुश्किल होनी चाहिए। प्रैक्टिस अगर आप, वैसे कुछ बच्चों ने माशाल्लाह ये 30-30 मिनट में भी कर लिया था, कुछ ने 35 में भी किया। बच्चों ने कहा सर बिल्कुल ठीक है, इतना टाइम। मैं वैसे बताने के लिए कह रहा हूँ कि मैं जान के थोड़ा सा टाइम कम देता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है, प्रैक्टिस हमेशा आपको मुश्किल कंडीशन में करनी चाहिए। जब प्रैक्टिस हम मुश्किल कंडीशन में कर रहे होते हैं, तो फिर हम जब इंशाल्लाह अपना फाइनल मैच खेलने जा रहे होंगे तो वो उसमें हमें आसानी होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये वाला एमसीक्यूज जो है, ये हमने क्लास में भी खैर इस पर काफ़ी डिस्कशन की हुई थी। अब ज़रा दोबारा देख लें। कहता है इन preparing its financial statement for the current year and entity closing inventory was understated by rupees 200,000. कहता what will be the effect of this year if it remains uncorrected. भाई देखें, आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेना, क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है ये कम है। क्या है जी? ये कम है 2 लाख रुपए से। जब आपकी मेरे भाई क्लोजिंग इन्वेंटरी कम होगी, चले बना के देख लेते हैं। बना के वैसे मैंने दिखाई थी आपको, अभी 2-5-6 लेक्चर पीछे जाइएगा, C9 वालों आपको याद आ जाएगा। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों आपको भी याद आ जाएगी ये वाली बात। अच्छा, अब सादा सी बात है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई हुई है। पहले एक बात चलें समझ लें, इससे पहले क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है ना, इसका जो प्रॉफिट लिंक है प्रॉफिट के साथ, वो है जी डायरेक्ट। क्लोजिंग इन्वेंटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। अच्छा, कौन से वाला प्रॉफिट भाई? जीपी से ऊपर वाली बातें हैं, तो जीपी भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट भी। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी इस साल के एंड पे क्लोजिंग है, अगले वाले साल की यही वाली चीज जो है ओपनिंग बन जाएगी। ठीक है, अगले वाले काउंटिंग पीरियड की ये वाली जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है ओपनिंग बनेगी। तो इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो क्लोजिंग स्टॉक है, वो तो क्लोजिंग है ना। अगले साल में क्या उसका नाम है, ये ओपनिंग बन जाएगा। और आप देखिएगा, अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल बना रहे हैं तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मिसाल के तौर पे ये आप 2019 का बना रहे हैं, तो 2020 में जाके, मैं एग्जांपल दे रहा हूं वैसे ही, ये क्लोजिंग स्टॉक है मिसाल के तौर पे 10 रुपए का, ये ठीक है जी। ये ओपनिंग स्टॉक है जी 12 रुपए का। परचेजेज हैं जी 28 की कर लें, ये आ जाएगा जी 40, ये आ जाएगा 30। ये जो होगा ना, ये क्या उसका नाम है, ये क्लोजिंग स्टॉक, जो ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, अगले काउंटिंग पीरियड का। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात लिखवाई है, क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट, वाइल क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट के, और जो ओपनिंग स्टॉक है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रॉफिट। तो क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी चीज है जो एक तो आपके एसेट में भी जाती है और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कंप्रीहेंसिव इनकम में भी आती है। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंटरी रिकॉर्ड नहीं की, इसका इंपैक्ट इस साल पे तो होगा ही होगा, अगले साल पे भी होगा। कहता है द करंट ईयर प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड नेट ईयर प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड। ये वाली बात पढ़ लें। क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर अंडरस्टेटेड है तो प्रॉफिट भी अंडरस्टेटेड होगा इस साल वाला। सही है, और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बनेगा, और ओपनिंग जो है अगले साल का जब बनेगा तो ओपनिंग का रिलेशन प्रॉफिट के साथ क्या है जी, इनवर्स है, एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। ठीक है जी, ये उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। सही है जी, क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है ना अंडरस्टेटेड, तो इस साल के हिसाब से उसे देखें तो ये डायरेक्ट रिलेशन बनेगा इसका प्रॉफिट के साथ अंडरस्टेटेड, और यही वाला क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। जब ओपनिंग बनेगा तो ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन प्रॉफिट के साथ क्या है जी, इनवर्स है। कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा एक बात और जरा इसमें देख लें, हमने इस वाले एमसीक्यूज को ना ये वाला जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये इस साल की क्लोजिंग है, अगले साल की ओपनिंग है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगले साल का ये क्लोजिंग बन जाएगा, क्लोजिंग बनेगा। अब इसको अगले साल को ये क्या कहते हैं, इसी ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और फिर इसका प्रॉफिट पे लिंक देखें।
वो आपको इंशाल्लाह फिर बात समझ आएगी। कहता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज प्रिपेयर्ड फॉर होल ईयर या होल अकाउंटिंग ईयर या पीरियड, और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना वो लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड या नॉर्मली ईयर एंड पे बन रही होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बीआरएस। कहता है जी इन इट्स जस्ट अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर आइटम्स अपीयरिंग इन बीआरएस। ये तो बिल्कुल सही बात है। कहता है एरर मेड बाय बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड इन बीआरएस। भाई ये गलत बात है। बिजनेस सॉरी जो बैंक में मसले होते हैं ना वो इधर आ रहे होते हैं बीआरएस में, या टाइमिंग डिफरेंस आ रहा होता है प्रेजेंटेड या अनक्रेडिटेड चेक्स। कहता है एरर मेड बाय बैंक इज इनकॉर्पोरेटेड इन बीआरएस। ये तो सही बात है। एरर या फिर टाइमिंग डिफरेंस। कहता है इन बीआरएस बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये गलत बात है भाई, ऑलवेज स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। आप ऊपर बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक का रख लो, चाहे बैलेंस एज पर क्या उसका नाम है, दो ऑप्शन है, या फिर आप बैंक स्टेटमेंट को रख लो, दोनों को रखा जा सकता है। कहता हाउ वुड डिसऑनर ऑफ कस्टमर्स चेक्स बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई बैंक के पास गए, आपको कस्टमर ने चेक दिया था, आप बैंक के पास आपने जब कैश करवाने गए तो बैंक ने कहा निकल जाओ, दौड़ जाओ, छुट्टी करो। डिसऑनर मतलब बेइज्जती कर दी बैंक ने। जब आपने अपनी किताबों में क्या किया होगा, आपने कहा होगा हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, आपने आनियाँ रिकॉर्ड की होंगी, आपने डेबिट किया होगा और डेटर को क्रेडिट किया होगा। आज आपको उल्टा काम करना पड़ेगा। अब आपको उल्टा काम करने के लिए पेमेंट साइड पे ये वाली चीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जवाब है चार्ली। कहता है जी द बैलेंस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू XYZ लिमिटेड। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ क्रेडिट, ये नेगेटिव बैलेंस है जी। जब क्रेडिट बैलेंस होगा ना कैश बुक का तो नेगेटिव होता है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया है जी क्रेडिट, ये पॉजिटिव बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। अनप्रेजेंटेड चेक्स भी दिए हैं। कहता था ओनली रिकंसाइलिंग आइट, इसकी प्रैक्टिस हमने की हुई है। ये टाइप देख लीजिएगा कौन सी बनती है। हमने बैंक जब बीआरएस का टॉपिक किया था मैंने मुख्तलिफ टाइप्स बनाई थी, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सही है, तो लास्ट टाइप बनती थी ये वाली, शायद टाइप नंबर 7। कहता है जी ये एक रिकंसाइलिंग आइटम बनती है और वो है जी नॉन क्रेडिटेड चेक्स। ठीक है, आप इसको रिवर्स वर्किंग करके देख लें, आपका जवाब आ जाएगा जी। बैलेंस एज ओनली रिकंसाइलिंग आइटम, हाँ जी, आप इसमें देख लें जी, किसी को भी ऊपर रख लें, किसी को नीचे रख के देख लें। बैलेंस एज पर आप अगर इधर करते हैं एडजस्टेड कैश बुक कर लें, चलें कितना है जी, वो आपका बनता है जी 26,000। कितना जी, ये नेगेटिव है। अच्छा आप अब कर लें जी अनप्रेजेंटेड चेक्स कर लें। अनप्रेजेंटेड चेक्स इसमें ऐड होते हैं जब स्टार्टिंग पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक को। अच्छा जी अनक्रेडिटेड चेक्स, इसे इक्वेशन बना के भी सॉल्व किया जा सकता है लेकिन मैं वैसे नहीं करवाता। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये आ जाएगा जी, कितना दिया हुआ है 11,500। 11,500 जी। अब आप इसको रिवर्स वर्किंग करें, आप इस तरह चलें, इस तरह अगर इस तरह चलते हैं तो ये चीज़ें जो आ रही हैं, ये जो प्लस वाली प्लस होती है, नेगेटिव वाली नेगेटिव, इस तरह चलेंगे तो जो चीज़ नेगेटिव में है वो प्लस हो जाएगी, जो पॉजिटिव में है वो माइनस हो जाएगी। आप इसे कर लेंगे 11,500, तो ये प्लस, ये नेगेटिव में है 26,000, ये प्लस हो जाएगा, और माइनस कर दें जी 45500, तो जवाब आ जाएगा आपके पास। ये जो भी जवाब आएगा वो तकरीबन 8,000 की अमाउंट बनेगी शायद जी, 8,000 की अमाउंट बनेगी। ठीक है जी। अब ये प्लस माइनस साइन नेगेटिव इधर आ जाएगा, उसका फर्क नहीं पड़ना, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को ऊपर रखेंगे तो यही क्या कहते हैं, ये उस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई मसला नहीं है, साइंस का मसला कोई नहीं है। 8,000 जवाब आएगा जी। कहता है व्हाट विल बी द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड डिसऑनर चेक्स, चेक डिपॉजिटेड बाय बिजनेस। तो बड़ी सादा सी बात है, ये यही वाला एमसीक्यूज तकरीबन रिपीट हुआ है ये वाला। इसमें आपने जब रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड करेंगे तो सारी बात इसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, बैंक क्रेडिट हो जाएगा और रिसीवेबल डेबिट होगा। बैंक ने बेइज्जती की है ना जी। कहता है डिसऑनर चेक गोज टू, भाई डिसऑनर चेक्स डेबिट साइड पे भी आ सकते हैं कैश बुक की, क्रेडिट साइड पे भी आ सकते हैं।
सही है। अभी आपने क्रेडिट साइड तो समझ ली, डेबिट साइड पे कब आएंगे? देखें जी, आपने पेमेंट किया, आपने चेक दे दिया, बैंक ने बिस्ती कर दी, आपने जब पेमेंट की होगी आपने कैश बुक में जानियाँ रिकॉर्ड की होंगी, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन बैंक ने तो जारी बात है आपको कम नहीं किया, आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, खुद को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में डेबिट साइड पे भी आ सकता है। डेबिट साइड का मतलब रिसीट होती है, वो दोनों सही है जी। कहता है एसेट में भी ओवरस्टेटेड बाय रिमूविंग या ओमिटिंग का मतलब है गायब कर देना ना, कुछ ना लिखना। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, भाई इसमें देखें जी एसेट्स जो हैं क्या उसका नाम है एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है। अगर आप एक्सपायर्ड इंश्योरेंस का इधर मतलब क्या होगा, पहले सवाल है एसेट्स में भी ओवरस्टेटेड, एसेट बढ़ सकते हैं, एसेट का बैलेंस ज्यादा हो सकता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है डेप्रीसिएशन जो है ये उसका नाम क्या, अगर आप इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो सारी बात है क्यूमुलेटेड में आप क्या लेके जाएंगे, सही है। तो वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट में तो कुछ नहीं जाएगा ना, एक तो बी है और एक इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है एक्सपायर्ड, जिसका फायदा आपने ले लिया हो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो सारी बात है आपने फिर एसेट को ओवरस्टेट कर रहे होंगे ना आप। अच्छा जी, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज, कहता है ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी। जी बैंक स्टेटमेंट में अगर हमने इस तरह सोचना है, हमने जब कैश जो है वो डिपॉजिट करवा देना है तो हम कैश बुक में उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे, हम कहेंगे ये हमारा एसेट है, और वही वाली चीज जो है वो बैंक स्टेटमेंट में कैसे आ रही होगी, बैंक स्टेटमेंट में वो चीज क्रेडिट साइड पे आ रही होगी, यानी लायबिलिटी, तो बैंक उसे समझेगा ये मेरी लायबिलिटी है। अच्छा जी, हाउ वी हैंडल डिपॉजिट एंड ट्रांजिट इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एडेड, ये हमने डिपॉजिट एंड ट्रांजिट को ना, ये मैंने लिखवाया भी था आपको उर्दू में, हमने इसे बैंक बैलेंस में ऐड कर देना है। अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑल्सो रेफर्ड एज, जी बड़ी शान सी बात है, आउटस्टैंडिंग चेक्स कहते हैं। इन कैश बुक बैंक बैलेंस ऑफ 50,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड, भाई अगर आपने एक्सपेंस जो है उसकी पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की तो आपको अब पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, आपको जानिया रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्रेडिट करना पड़ेगा कैश बुक को। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली डिलीटेड विल इट इफेक्ट द बैलेंसिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, नहीं भाई डेबिट क्रेडिट तो सेम आ रहा होगा, सही है, हाँ ट्रायल बैलेंस में मसला है लेकिन डेबिट क्रेडिट सेम आ रहा होगा, नो, तो नो जवाब है। एड बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, सिंपली डिडक्ट कर देना है फ्रॉम एसेट इन द बैलेंस शीट, बड़ी सादा सी बात है, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है ना जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही, कहता है क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मीन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, भाई नहीं, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होगा तो ओवरड्राफ्ट होगा, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मीन्स ओवरड्राफ्ट, बिल्कुल सही बात है, अभी बताया। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन ओवरड्राफ्ट, नहीं भाई ये गलत है, क्रेडिट बैलेंस अगर होगा ना फिर ओवरड्राफ्ट होगा, डेबिट बैलेंस तो एसेट होता है कैश बुक में, ये डी वाला भी बता दिया मैंने आपको, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन एसेट, एसेट नहीं ओवरड्राफ्ट होता है। कहता अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से इन एसेट अकाउंट देन डिफरेंस इज, सॉरी कहता अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा ना वो ज्यादा होगी, डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं डेबिट बैलेंस ही होगा ना, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से तो कौन से वाला बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, वो पॉजिटिव बैलेंस होता है। कहता है जी बैंक ने रिकॉर्ड किया पेमेंट ऑफ चेक 636 वाइल कैश बुक में 363 आ रहा है, कहता है जी बैंक करेक्टली, बैंक ने सही रिकॉर्ड किया तो फिर हमने गलत किया होगा ना, तो कितने का मसला है, तो भाई बैलेंसिंग निकालने दोनों का 636 से एंट्री आनी चाहिए थी पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे आपने कितने से रिकॉर्ड किया 363 से किया, तो भाई आप क्या कर देंगे, आपको 273 कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, कहता है बैंक करेक्टली रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ चेक ऑफ ₹3, जी पेमेंट थी जो रिकॉर्ड की है जी 636 से, वाइल इन कैश बुक इट इज रिटन एज ₹363, आपने क्या कहते हैं कम रिकॉर्ड की है पेमेंट, आपने पेमेंट को कम रिकॉर्ड किया 273 से, तो आपको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कैश बुक में, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी पेमेंट साइड पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा जी इस वाले एमसीक्यूज में ना मुझे ये जवाब में मसला लग रहा है, ये इसका जवाब ये होगा 636 से रिकॉर्ड करना चाहिए था, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया 363 से,
हाँ जी, तो भाई इसका डी होगा, डी जवाब होगा इसका, इसका सी नहीं होगा। ऐड करेंगे तो वो तो डेबिट बैलेंस होता है ना, ऐड तो डेबिट बैलेंस होता है, डिडक्ट करना पड़ेगा 273 कैश बुक में से। बिल्कुल सही बात है। बैंक कलेक्टिव रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ चेक वाइल इन कैश बुक इट इज रिटन एज 363। आपने पेमेंट कम रिकॉर्ड की ना, हाँ तो मजीद रिकॉर्ड कर लेना, ये तो बड़ी सादा सी बात है। इधर इधर लिख दूं, आएगा आएगा, ये देखे ना, इतनी पेमेंट आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी कैश बुक में 636 से, आपने इतनी रिकॉर्ड नहीं की, बल्कि आपने कितनी रिकॉर्ड की, आपने 363 रिकॉर्ड की। तो मजीद इधर रिकॉर्ड करें ना आप 273, मजीद इधर पेमेंट साइड पर, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डिडक्ट कर दें 273 फ्रॉम कैश बुक से जी। ये इसका डी होगा जी, सी नहीं होगा। कहता है व्हाट विल डिफाइन लायबिलिटी, लायबिलिटी समथिंग ओल्ड बाय द बिजनेस टू समवन एल्स जी, ये जवाब है, ये असाइनमेंट में भी है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, कैपिटलाइज का मतलब है किन किन चीजों ने कॉस्ट के अंदर ऐड होना है। इंजन रिपेयर, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस है ना जी। फिलिंग ऑफ पेट्रोल, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डी देख लें, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन ऑयल, भाई ये तो नॉर्मल है ना, ऑयल की रिप्लेसमेंट करना, पेट्रोल डलवाना, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। हाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स, ऐसी चीज जो एसेट की लाइफ को बढ़ा दे या उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दे, सही है, तो वो क्या उसका नाम है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटलाइज होगा। कहता एन अनअर्न्ड रेवेन्यू इन द बुक्स ऑफ रिसीवर इज लाइकली टू बी। कहता अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है, अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है सेलर के लिए होगा ना, जिसने, सारी बात है, अनअर्न्ड रेवेन्यू कौन रिकॉर्ड करता है, जिसने चीज सेल की हो, वक्त से पहले चीज को रिकॉर्ड करना। इन द बुक्स ऑफ रिसीवर, रिसीवर का मतलब है जिसने, जिसके पास चीज गई हो, जिसने रिसीव की हो, उसके लिए तो भाई उसने, मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल ये भी तो है ना, एक किराएदार है और एक क्या कहते हैं ऑनर है। ऑनर के लिए अगर उसने वक्त से पहले चीज पैसे ले लिए तो वो लायबिलिटी है, लेकिन जिसने फायदा हासिल किया, जिसने किराए पे घर था, उससे क्या कहते हैं, किराए पे घर था और उसने पेमेंट कर दी है, सही है, वक्त से पहले पेमेंट कर दी, तो किराएदार के लिए वही वाली चीज जो है वो एसेट होगी, और जिसने वक्त से पहले पैसे ले लिए उसके लिए लायबिलिटी होगी, जिसने पैसे वक्त से पहले दे दिए उसके लिए क्या होगा जी, उसके लिए वही वाली चीज जो है वो एसेट बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा। डेप्रीसिएशन इज नॉर्मली चार्ज एक्सपेंस, बिल्कुल सादा। ग्रॉस प्रॉफिट इज, करके देख लें, सेल में से लेस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ये तो सादा सी बात है। डिस्काउंट रिसीव आर कहता गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, भाई डिस्काउंट रिसीव मिलता है, मिलता, जो डिस्काउंट क्या कहते हैं अवेल करते हैं ना हम, वो हमें मिलता है, वो हम रिसीव करते हैं। डिस्काउंट अलाउ वो हमारा एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव एक्सपेंस में कमी होती है या अदर इनकम होती है। तो डिस्काउंट रिसीव जो होता है ना वो सेलर देता है, कस्टमर को देता है वो। तो कहता गिवन बाय अस, हमने दिया, व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, भाई ये बात नहीं सही। डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, ये बात भी नहीं सही। कहता बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर, ये वाली बात सही है, सी चार्ली वाला ऑप्शन सही है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, एक मिनट, इसमें मुझे पढ़ने दीजिएगा। डिस्काउंट रिसीव, उसने डिस्काउंट रिसीव की बात पूछी है ना, तो डिस्काउंट रिसीव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बात होगी, बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट मिलता है, बायर को, देता कौन है, सेलर, ठीक है जी। और जो ए है इसमें है गिवन बाय अस, हमने दिया, व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, भाई ये तो डिस्काउंट अलाउ की बात कर रहे हैं ना, ये रिसीव की बात नहीं है। कहता व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कहता एक्सपेंस विच आर पेड ऑफ इन द करंट बैलेंस शीट डेट नॉट इनकर्ड, भाई ऐसे नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो हम एक्सपेंस इनकर कर लें लेकिन अभी हमने पेमेंट ना की हो, ये गलत है। कहता द नेसेसरी परचेजेस दैट कीप अ बिजनेस गोइंग फ्रॉम डे टू डे, भाई इसमें तो बात ही नहीं की उसने कुछ इस तरह की। टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट इज ड्यू, जो ड्यू है, जो हमने पे नहीं किया, बट हैज नॉट बीन पेड, ये बात अच्छी है, ये वाला जवाब सही है। कहता अमंग दी स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जर्नल एंट्री, डबल एंट्री नॉर्मली जिसे हम कहते हैं,
एक होती है कंपाउंड एंट्री जिसमें 3 हेड्स आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ऑनर घर से कैपिटल लेके आया 1 लाख का, 50,000 बिजनेस में आधे कैश रखवा दिया और 50,000 बैंक में दे दिया। तो कैश 50,000 से डेबिट, बैंक 50,000 से डेबिट और कैपिटल 100,000 से क्रेडिट। अच्छा जी, ये कंपाउंड एंट्री होती है। कहता था डेबिट अकाउंट टाइटल आर लिस्टेड फर्स्ट। ये बात तो बिल्कुल सही है, पहले डेबिट आते हैं फिर क्रेडिट। कहता जनरल एंट्री शो द इफेक्ट्स ऑन ट्रांजैक्शन। बिल्कुल, जो ड्यूरिंग द ईयर इफेक्ट होता है ना ट्रांजैक्शन, वो आ रहा होता है। जनरल एंट्री वही होती है, वो इफेक्ट बताती है ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस का। जनरल एंट्री शुड बिगिन विद द डेट। बिल्कुल सही बात है, उसका फॉर्मेट हमने सीखा हुआ है क्लासेस में। जनरल एंट्री प्रोवाइड्स अकाउंट बैलेंसेस। और नहीं भाई, वो अकाउंट बैलेंसेस थोड़े, वो तो जनरल एंट्री तो नहीं ना प्रोवाइड करती, वो तो लेजेस की बातें हैं ये। अच्छा जी, कहता व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द एसेट्स ओन्ड बाय आ कंपनी। कहता जी इनटेंजिबल। भाई टेंजिबल भी तो होते हैं ना, ऐसे जरूरी तो नहीं है सिर्फ इनटेंजिबल हो। लॉन्ग लाइफ, भाई जरूरी तो नहीं है ना। जो वो वाले एसेट्स भी होते हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, शॉर्ट टर्म एसेट्स भी तो होते हैं ना, जिन्होंने 2 महीने का फायदा देना, 3 महीने का देना, सही है, वो भी तो होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस भी तो एसेट है, हो सकता है उसने 2 महीने का फायदा देना हो, लेकिन इस तरह के एसेट जिन्होंने फायदा 12 महीने से कम का देना हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे करंट एसेट कहते हैं। हाँ ये बात सही है। कहता एसेट्स की कॉमन बात ये है, वो चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, उससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो नजर आ रहा होता है। ठीक है जी, तो ये बात सही है। कहता व्हाट कॉज एन इंक्रीज इन द एसेट्स एंड इक्विटी। कहता जी बताएं, एसेट भी इंक्रीज हो और इक्विटी भी इंक्रीज हो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल, जब न्यू कैपिटल आएगा तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, एसेट्स भी बढ़ जाएंगे। तो ऑनर जब घर से कोई भी चीज लेके आया, कैश लेके आया, बैंक में पैसे लेके आया, गाड़ी लेके आया, व्हीकल लेके आया, फर्नीचर लेके आया, एसेट्स भी बढ़ गए और कैपिटल भी बढ़ गया। डेट्स पेड ऑफ। भाई जब डेट्स जो है उधार है, आप पे कर देते हैं, लाइबिलिटी कम होती है और उधर से कैश या बैंक कम होता है, तो इसका कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, इक्विटी पे नहीं आएगा। हाँ एसेट्स पे आएगा, लेकिन वो एसेट्स कम हो जाएंगे। कहता है पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, तो इसका तो वैसे ही नहीं है, तो कैपिटल इससे कम होता है ना, और उधर से कैश या बैंक भी कम होता है, तो इसका ए ही बनता है। ठीक है जी, उम्मीद है बातें आपको समझ आ गई होंगी। ये वाला टेस्ट की डिस्कशन भी हमारी खत्म होगी। ओके जी, ठीक है जी, लेक्चर खत्म, अल्लाह हाफिज़।